नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गुजरात के नए मुख्यमंत्री का हुआ ऐलान, पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल अगले मुख्यमंत्री चुने गए। सोमवार यानी कि आज लेंगे पद की शपथ, डिप्टी सीएम पर रहेगा सस्पेंस। जी हां दोस्तों, विजय रूपाणी के इस्तीफे के 24 घंटे में गुजरात के नए मुख्यमंत्री का फैसला हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को राज्य का अगला सीएम चुना है। चौंकाया इसलिए क्योंकि पहली बार विधायक बने पटेल का नाम मुख्यमंत्री की रेस में एक बार भी सामने नहीं आया था। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का तहे दिल से आभार जताता हूं। विकास के जो काम बाकी है उन्हें बिना रुके आगे बढ़ाएंगे। हम संगठन को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से भी मिले। दोस्तों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीआर पटेल ने बताया कि भूपेंद्र पटेल सोमवार को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ कोई और शपथ नहीं लेगा क्योंकि उप मुख्यमंत्री के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह 2:20 पर राजभवन पर आयोजित होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना होने के 30 दिन के भीतर हुई मौत तो माना जाएगा कोविड डेथ। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरे देश में तबाही मचाई थी। कई लोगों की मौत इसकी वजह से हुई। हाल ही में इससे जुड़ी बड़ी बात सरकार ने कही है। दोस्तों सरकार ने कहा है कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के 30 दिन के भीतर किसी की मौत हॉस्पिटल या घर में हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोविड-19 ही बताई जाएगी। ये जानकारी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके केंद्र सरकार ने दी है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 जून को निर्देश दिया था कि जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से हॉस्पिटल या कहीं और हुई है उन्हें कोविड-19 से हुई मौतें मानने का विचार किया जाए। इसके साथ ही सरकार को इस पर स्पष्ट रूपरेखा बनाने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने 30 सितंबर को नई गाइडलाइन जारी की। अब सरकार ने कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना की पुष्टि होने के बाद अगर कोई मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाए तो भी टेस्ट के 30 दिनों के भीतर बाहर मौत होने पर कोविड डेथ माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना। पहले माफियाओं के पीछे चलती थी सत्ता, अब चलता है बुलडोजर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को माफियाओं पर निशाना साधा। योगी ने माफियाओं की अवैध कमाई पर रोक लगाने का दावा किया और कहा कि माफिया अब यूपी को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बनकर इनके पीछे पीछे चलती थी, लेकिन अब इनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चलता है तथा ये माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। माफियाओं के खिलाफ हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। साथ ही योगी ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले हर गरीब को मिलने वाला राशन क्यों नहीं मिल पाता था, क्योंकि तब प्रदेश में शासन करने वाले लोग और शागिर्द माफिया गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। योगी ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आज गरीबों का राशन कोई नहीं निगल सकता, अगर निगला तो वो जेल जरूर जाएगा। इसके साथ ही योगी ने यह भी कहा कि आज कोई भी नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो वह नौकरी को नहीं लेकिन अपने घर को जरूर नीलाम करा देगा। कोरोना के नियंत्रण होने पर योगी ने कहा कि 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी नियंत्रण में है। कोरोना के भूत को यूपी ने बोतल में बंद करके रख दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अस्फा कानून, फिर से हुआ अशांत क्षेत्र घोषित। जी हां दोस्तों, असम सरकार ने सशस्त्र बलों यानी कि विशेष शक्तियों अधिनियम 1958 एक्ट को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बीते शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अस्फा की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त 2021 से 6 महीने तक पूरे असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। असम में नवंबर 1990 में अस्फा कानून लगाया गया था और तभी से राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद हर 6 महीने पर इसे बढ़ाया जाता रहा है। दोस्तों बयान में राज्य में अस्फा बढ़ाने का कोई कारण सामने नहीं आया और न ही लिखित में कुछ लिखा गया है।
हालांकि जानकारों का मानना है कि राज्य के कई इलाकों में हत्या, लूट और फिरौतों के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा इसके पीछे हाल ही में हुए असम के दीमा हसाऊ जिले में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा 5 लोगों की हत्या की घटना भी बताया जा रहा है, जिसमें आतंकवादियों ने 5 लोगों की हत्या कर दी थी और कई ट्रकों को आग लगा दी थी। इससे पहले 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीने के लिए राज्य में अस्फा कानून लगाया गया था। तब असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, असम में अस्फा कानून नवंबर 1990 में लगाया गया था और तब से राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने में बढ़ा दिया जाता है। जिन इलाकों में ये कानून है वहां के लोग इसको हटाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिले के अलावा असम सीमा से सटे राज्य के 8 पुलिस थाना क्षेत्रों में अस्फा कानून लागू है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, अब नहीं चलेगा कोरोना का बहाना। जी हां दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब पीकर वाहन चलाने के बाद हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने फिर से ड्रंक एंड ड्राइव धरपकड़ की शुरुआत कर दी है। लेकिन इस बार ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखकर चालान काट रही है। अल्कोहमीटर में लगने वाले पाइप का इस्तेमाल अब सिर्फ एक बार ही होगा और हर बार पैकिंग में होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब बड़े स्तर पर ड्रिंक एंड ड्राइव को स्टॉप करने का अभियान चला रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोविड के केस दिल्ली में बढ़ने पर ड्रिंक एंड ड्राइव को बंद कर दिया गया था, यानी कि ड्रंक एंड ड्राइव को बंद कर दिया गया था और लोग भी कोरोना का बहाना लगाकर अल्कोहमीटर का इस्तेमाल करने से मना करते थे, जिसके बाद ड्रंक एंड ड्राइव को बंद कर दिया गया। और वैसे दोस्तों, बंद करना भी जरूरी था क्योंकि इससे कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा था और कोरोना फैलने का भी खतरा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस विभाग ने इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी अपना ली है। अब इसके लिए जिस एल्कोमीटर पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा उसको पैकिंग में रखा जाएगा और एक पाइप को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जाएगा, हर बार नए पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा और चालान भी दूरी बनाकर काटा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकतें कर रहा है पाकिस्तान, जारी कर दिया फर्जी डोरजियर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे पर एक नया रंग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को 131 पन्नों का फर्जी डोरजियर जारी किया। पाकिस्तान ने इस डोरजियर में भारत को कश्मीरियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने की हिदायत दी। कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से भी की। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइंद यूसुफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस डोरजियर का अनावरण किया और इसके बारे में विस्तार से बताया। इस कॉन्फ्रेंस में कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने जो डोरजियर तैयार किया है वो भारत के अवैध हिस्से वाले जम्मू कश्मीर में भारतीयों की आक्रामकता और बर्बरता को दिखाता है। कुरैशी ने यह भी कहा कि इस डोरजियर में 3 चैप्टर, 113 रेफरेंसेस, 26 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समीक्षा रिपोर्ट और 41 भारतीय मीडिया और थिंक टैंक की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के 32 रेफरेंसेस और पाकिस्तान के 14 रेफरेंसेस भी शामिल है। कुरैशी ने तो यहां तक दावा कर डाला कि इस डोरजियर में भारत के युद्ध अपराधों का ब्यौरा भी दिया गया है। हालांकि उन्होंने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों पर चुप्पी साधे रखी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल ने दी नसीहत, कहा आम आदमी पार्टी में आए तो पद और टिकट का लालच छोड़ दें। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ने के लिए पदों और टिकटों की कोई इच्छा नहीं रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इसके बजाय उन्हें समाज और देश के लिए काम करके अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए। केजरीवाल ने पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी को वर्चुअली संबोधित किया। संबोधित करते वक्त उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग आम आदमी पार्टी को कांग्रेस या भाजपा जैसी पार्टी के रूप में न पहचानें और पार्टी के लोग से पदों और टिकटों की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ दें। आम आदमी पार्टी की 10वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। फिलहाल आम आदमी पार्टी अपनी राष्ट्रीय विस्तार की योजना के तहत पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर हमारी पार्टी के 2 सर्वोच्च आदर्श हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को उनकी तरह बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
इंग्लिश मीडिया के लगाए गए आरोपों पर रवि शास्त्री ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने 1 सितंबर को लंदन में अपनी पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लॉन्चिंग इवेंट की आलोचना को खारिज कर दिया। इस इवेंट के बाद ही टीम के सहयोगी स्टाफ के कई सदस्य कोविड-19 वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। शास्त्री खुद वायरस की चपेट में आ गए थे। इसके बाद गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। ओल्ड ट्रैफर्ड में 5वें टेस्ट की पूर्व संध्या पर सहायक फिजियोथेरेपिस्ट योगेश परमार भी कोविड-19 की चपेट में आ गए, जिसके चलते भारतीय टीम में डर पैदा हो गया। जिसके बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट शुक्रवार को रद्द हो गया था, जिसके बाद कोहली और शास्त्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। दोस्तों, शास्त्री ने रविवार को मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पूरा देश खुला है, पहले ही टेस्ट से कुछ भी हो सकता था। शास्त्री खुद वायरस के चपेट में आ गए थे। इसके बाद गेंदबाजी कोच भरत अरुण और क्षेत्र रक्षक कोच आर श्रीधरन भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। शास्त्री ने कहा कि यही सीजन शानदार रहा। मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने इससे पहले इतना बढ़िया गर्मी का अनुभव नहीं किया होगा, खासकर भारतीय टीम के विरुद्ध। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गजब का खेल दिखाया। शास्त्री ने कहा कि कोविड के समय में कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में नहीं खेली जैसा कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेला था। यहाँ के विशेषज्ञों से पूछे, मुझे खेल के अलावा किसी भी चीज से ज्यादा संतुष्टि नहीं मिलती है। टीम इंडिया के साथ रवि शास्त्री का अगला प्रोग्राम दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाला T20 वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, टर्की, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें, और अगर पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए। अब जान लेते हैं दोस्तों क्या है भारत के हालात। भारत में इस वक्त तक 3,32,36,000 से ज़्यादा इस महामारी के मामले सामने आ गए हैं, जिनमें से 4,42,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्य प्रमुख हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में। अगली बड़ी खबर आ रही है, आईफोन 13 के लॉन्च से पहले आईफोन 12 पर बम्पर डिस्काउंट फ्लिपकार्ट पर हुआ इतना सस्ता कि जमकर खरीद रहे हैं लोग। क्या है कीमतें जान लें। जी हां दोस्तों, एप्पल के आईफोन 13 बस 2 दिनों के बाद लॉन्च हो जाएंगे। इस फोन का इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे हैं। कंपनी अपने इस धांसू फोन को 14 सितंबर को लॉन्च करने को तैयार है। आईफोन 13 में फेस आईडी और सेल्फी कैमरा उपलब्ध होगा। आईफोन 13 के लॉन्च होने से पहले फ्लिपकार्ट आईफोन के पुराने स्मार्टफोन्स पर बम्पर डिस्काउंट दे रहा है। अगर दोस्तों आप आईफोन 12 खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों फ्लिपकार्ट आईफोन 12 स्मार्टफोन 66,999 रुपए में बेच रहा है। यह कीमत 64 GB स्टोरेज वाले फोन की है। अगर इसकी रियल कीमत की बात करें तो डिस्काउंट हटाने के बाद इसे 79,990 रुपए में बेचा जा रहा था, लेकिन मौजूदा समय में फ्लिपकार्ट इस पर कस्टमर्स को बेहतरीन डिस्काउंट देने का काम कर रही है। इसके अलावा भी दोस्तों और दूसरे फोनों की बात की जाए जैसे कि आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, इन सब की कीमतों में भी काफी कमी आई है। आईफोन 12 मिनी की बात की जाए तो आईफोन 12 मिनी 60,000 रुपए में मिल रहा है, जो कि पहले 70,000 रुपए में मिल रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुंदेलखंड किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, कहा 33 महीने और चलेगा किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन को देशव्यापी धार देने के लिए रविवार को बुंदेलखंड पहुंचे। यहां उन्होंने बांदा, हमीरपुर और महोबा में किसान महापंचायत में शामिल होकर सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने किसानों से नए कृषि कानूनों के खिलाफ पूरी ताकत से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि यह आंदोलन 33
33 महीने और चलेगा। पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने पिछले दिनों दिए धार्मिक नारे पर कहा कि उनके नारों में कोई विवाद नहीं है। बीजेपी जय श्री राम बोलती है और हम राम राम कहते हैं। देश के संविधान ने हमें नारा लगाने का अधिकार दिया है। हमीरपुर में किसान महापंचायत में शामिल होकर टिकैत ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले कृषि बिल के विरोध में किसानों का लगातार संघर्ष जारी रहेगा। हमीरपुर जिले के महोदा गल्ला मंडी में राकेश टिकैत के पहुंचने पर उन्हें तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। टिकैत ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी कानून बना रही है। उन्होंने कृषि कानूनों पर कहा कि किसान आंदोलन चल रहा है, यह अभी 33 महीने तक और आगे चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी रखने वालों की खुलेगी पोल, भारत सरकार को इसी महीने मिलेगा ब्यौरा। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड में धन और प्रॉपर्टी रखने वाले कुछ और भारतीयों की पोल खुलने जा रही है। स्विट्जरलैंड इसी महीने ऑटोमेटेड सूचना आदान प्रदान समझौते के तहत भारतीय नागरिकों से जुड़े स्विस खातों की तीसरी किश्त सौंपने जा रहा है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि स्विट्जरलैंड की ओर से इस बार जो डेटा दिया जाएगा उसमें भारतीय नागरिकों की वहां मौजूद रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और इस तरह की संपत्ति से हुई कमाई का ब्यौरा शामिल होगा। काले धन के खिलाफ जंग में इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। स्विट्जरलैंड की ओर से उन भारतीय नागरिकों का डेटा सरकार को दिया जाएगा जिनके फ्लैट और अपार्टमेंट वहां है। इन प्रॉपर्टीज से हुई कमाई का ब्यौरा भी दिया जाएगा ताकि सरकार इस बात की जांच कर सके कि क्या इन पर कोई टैक्स देनदारी बनती है या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ बैठकर की गुफ्तगू। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पैरा ओलंपिक दल को अपने आवास पर सुबह के नाश्ते पर बुलाकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों ने उन्हें अपने हस्ताक्षर वाला एक स्टॉल भेंट किया। भारतीय पैरा एथलीट 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य समेत 19 पदक जीतकर टोक्यो से लौटे, जो अब तक खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दोस्तों, भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। सभी पदक विजेताओं ने अपने हस्ताक्षर वाला सफेद स्टॉल प्रधानमंत्री को भेंट किया, जो उन्होंने गले में पहन रखा था। पैरा एथलीटों को पदक जीतने के बाद सबसे पहले फोन पर बधाई देने वाले प्रधानमंत्री मोदी बैडमिंटन खिलाड़ियों, रजत पदक विजेता नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट सुहास यथिराज, स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर और युवा पलक कोहली से बात करते भी दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी खिलाड़ियों के साथ फोटोएं खिंचवाई और कई सारी बातें भी करी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड, सड़कें बन गई तालाब, रविवार को भी भारी बारिश हुई। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हुई भारी बारिश ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें तालाब में बदल गई, तमाम घर और दुकानें पानी में डूब गए और लोगों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात की जाए, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो उसके वैज्ञानिक है RK जयनाम मानी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने 121 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके साथ ही सितंबर में अब तक हुई बारिश ने 77 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। सितंबर 1944 को दिल्ली में 417 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल सितंबर महीने में 11 तारीख तक 390 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले 4 महीने में दिल्ली में 1139 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी अच्छी बारिश वर्ष 1975 के बाद पहली बार हुई है। दोस्तों, दिल्ली में शनिवार को हुई तेज बरसात में एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर आ रही एक बस पालम फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास में पानी में फंस गई। इससे बस में मौजूद करीब 40 यात्रियों में डर का माहौल बन गया था। बाद में फायर ब्रिगेड की टीमें और गाड़ियों को बुलाकर फंसी हुई बस को निकाला गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान का फरमान, एक साथ नहीं पढ़ सकते लड़के और लड़कियां, हिजाब में आना होगा कॉलेज। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाई जारी रख सकती है, लेकिन इसके लिए तालिबान के नए फरमान को मानना जरूरी हो गया है। यहां लड़कियां कोविड सिस्टम में नहीं पढ़ सकती, यानी कि तालिबान अफगानिस्तान में लड़कियां और लड़के एक साथ बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, लड़कियों को इस्लामी पोशाक में ही कॉलेज आना अनिवार्य होगा। नई तालिबान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बक्की हक्कानी ने रविवार को इस बाबत नियमों की जानकारी दी। मंत्री अब्दुल बक्की हक्कानी ने कहा कि यूनिवर्सिटी की गर्ल स्टूडेंट को हिजाब पहनना होगा। 1990 के दशक में सरकार चलाने वाला तालिबान इस बार अलग होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसके फैसले पहले जैसे
से ही हैं। हालांकि उस समय लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया था, साथ ही सार्वजनिक जीवन में भी उनकी भागीदारी नहीं थी। इसी आधार पर तालिबान ने कहा कि वह अब बदल चुका है, महिलाओं को लेकर भी उनमें बदलाव हुआ है। एक तरफ जहां अफगान महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ अपने अधिकारों और देश भर में सरकार में भागीदारी के लिए कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, वहीं इसके विपरीत कुछ महिलाओं ने काबुल में इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के समर्थन में रैली निकाली। खामा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार काबुल में सड़कों पर उतरने से पहले कुछ प्रोफेसर और छात्राओं ने एक सभा की। काबुल में अन्य प्रदर्शनों के विपरीत यह दूसरा सर्व महिला विरोध है जो अहिंसक था और पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से कवर करने की अनुमति थी। महिलाओं ने सभी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग क्लासेस की योजना का स्वागत किया। इससे पहले सैकड़ों महिलाएं कुंदूज प्रांत में जमा हुई थी और तालिबान नेतृत्व के समर्थन के लिए विरोध प्रदर्शन किया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में अगला लोकसभा चुनाव कौन से साल में आयोजित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।